नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एनर्जी का सफर। ये वो एनर्जी है जो हमारे प्लानेट पर हर जिंदगी को ताकत देती है। ये कहानी शुरू होती है सूरज से और फिर गुजरती है जिंदगी के उस कॉम्प्लेक्स जाल से जो हमारे चारों तरफ है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक से सवाल से। पृथ्वी पर जो भी जीवित है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़ी सी व्हेल तक, आखिर इनको एनर्जी मिलती कहाँ से है? जवाब सीधा है, सूरज। लेकिन वो एनर्जी हम तक पहुंचती कैसे है? बस यही है हमारी आज की कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, इस एनर्जी के फ्लो को समझने से पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां ये सारा खेल होता है, और उस स्टेज का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो आखिर ये इकोसिस्टम है क्या चीज? असल में ये नेचर की एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब आपस में तो इंटरैक्ट करते ही हैं, साथ ही अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट यानी पानी, मिट्टी, हवा, इनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। इसे एक बिजी शहर की तरह समझिए जहां हर किसी का अपना एक रोल है। और हाँ, इकोसिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन वाले, जैसे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान। और दूसरे होते हैं एक्वाटिक, यानी पानी वाले, जैसे तालाब, झील, नदी और समुद्र। और जाहिर है, हर एक की अपनी अलग खासियत होती है। चलिए, अब स्टेज तो सेट हो गया है, तो अब आता है हमारी एनर्जी की कहानी का पहला और सबसे जरूरी कदम, रोशनी को पकड़ना। मतलब सूरज से जो इतनी सारी एनर्जी आ रही है, उसका होता क्या है? ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि सूरज से आने वाली जितनी भी रेडिएशन है ना, उसमें से 50% से भी कम ऐसी होती है जिसे पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी काम की रेडिएशन को कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या पार। मतलब आधी से ज़्यादा सोलर एनर्जी तो जिंदगी के लिए सीधे तौर पर अवेलेबल ही नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी सरप्राइजिंग है। उस यूजेबल लाइट यानी पार में से भी पौधे सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। सोचिए कितना छोटा सा हिस्सा है ये, पर यही छोटा सा हिस्सा है जो इस धरती पर लगभग सारी जिंदगी को चला रहा है। तो एनर्जी को कैप्चर करने के इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, प्राइमरी प्रोडक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये वो ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास की मात्रा है जो पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान एक तय एरिया में एक तय समय में पैदा करते हैं। और यही पूरी फूड चेन का फाउंडेशन है। इसको समझने का एक बड़ा आसान सा इक्वेशन है। देखिए, एक होता है जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये वो टोटल ऑर्गेनिक मैटर है जो पौधे ने बनाया। अब पौधे को जिंदा रहने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए ना, है ना? वो एनर्जी खर्च होती है रेस्पिरेशन यानी आर में। तो जीपीपी में से आर को निकाल दें तो जो बचता है वो है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही वो एनर्जी है जो अगले लेवल यानी शाकाहारियों के लिए अवेलेबल होती है। तो ठीक है, पौधों ने एनर्जी कैप्चर कर ली। अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है, द ग्रेट ट्रांसफर, यानी एनर्जी का एक से दूसरे में जाना। चलिए देखते हैं कि ये एनर्जी आगे कैसे बढ़ती है। इकोसिस्टम में एनर्जी अलग अलग लेवल से होकर गुजरती है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। सबसे पहले लेवल पर यानी सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, पौधे। फिर दूसरे लेवल पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब शाकाहारी, जो इन पौधों को खाते हैं। और फिर तीसरे लेवल पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी मांसाहारी, जो इन शाकाहारियों को खाते हैं। अब ये जो एनर्जी का फ्लो है, इसके दो मेन रास्ते हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन या जीएफसी। ये वही है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये हरे पौधों से शुरू होती है, एनर्जी पौधों से शाकाहारियों तक जाती है और फिर मांसाहारियों तक। दूसरा है डिट्राइटिस फूड चेन या डीएफसी। ये थोड़ी अलग है। ये मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर, जिसे डिट्राइटिस कहते हैं, उससे शुरू होती है। यहाँ एनर्जी डिट्राइटिस से डीकंपोजर्स तक जाती है। और एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि खास तौर पर जमीनी इकोसिस्टम्स में एनर्जी का ज्यादा बड़ा हिस्सा ग्रेजिंग फूड चेन से नहीं बल्कि डिट्राइटिस फूड चेन से गुजरता है। ये एक तरह का हिडन नेटवर्क है, लेकिन एनर्जी फ्लो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरोज की, डीकंपोजर्स। ये वो हैं जो पक्का करते हैं कि कुछ भी वेस्ट ना हो और जिंदगी का ये चक्र चलता रहे। डीकंपोजिशन ये वो प्रोसेस है जिसमें डीकंपोजर्स जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल देते हैं।
आसान शब्दों में ये मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़कर ऐसे न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जिन्हें पौधे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ये नेचर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। पहला है फ्रैगमेंटेशन, जहां केंचुए जैसे जीव मरे हुए पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर होता है लीचिंग, इसमें पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। तीसरा स्टेप है कैटाबोलिज्म, जहां बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम्स इसे और भी ज्यादा तोड़ते हैं। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आखिर में मिनरलाइजेशन में ह्यूमस भी टूटता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं, जिन्हें पौधे फिर से यूज कर लेते हैं। देखिए, बन गया ना पूरा सर्कल। तो सवाल यह है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इन सारे लेवल्स और एनर्जी फ्लो को हम विजुअलाइज कैसे करें? इसके लिए इकोलॉजिस्ट्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे कॉमन है पिरामिड ऑफ नंबर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हर लेवल पर मौजूद जीवों की संख्या को दिखाता है। ज्यादातर मामलों में ये सीधा होता है, बेस चौड़ा और ऊपर जाते जाते संकरा। जैसे एक इकोसिस्टम में करीबन 60 लाख पौधे हो सकते हैं, जो कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स को सपोर्ट करते हैं, और वो मिलकर बस 3 टॉप कार्निवोर्स का पेट भर पाते हैं। ये तो काफी लॉजिकल लगता है ना? प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा और टॉप कार्निवोर्स सबसे कम। लेकिन क्या ये पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है? नहीं, हमेशा नहीं। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है समुद्र का। वहां पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी हर लेवल पर मौजूद लिविंग मैटर का कुल वजन अक्सर उल्टा होता है, इन्वर्टेड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के प्रोड्यूसर्स यानी छोटे छोटे प्लैंक्टन्स, उनका वजन तो कम होता है, पर वो इतनी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं कि वो अपने से कहीं ज्यादा वजन वाले जू प्लैंक्टन को सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन एक पिरामिड ऐसा है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं, वो हमेशा हमेशा सीधा ही होता है, और वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का सिंपल सा नियम है, आप कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी नहीं बना सकते। और इसके पीछे है 10% लॉ। ये लॉ कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर जाती है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% तो हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। और यही वजह है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है। हर स्टेप पर एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा घट जाता है। और यह हमें एक आखिरी और बहुत ही मजेदार सवाल पे लाकर छोड़ता है। देखिए, एक ही स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि हम इंसान कितने ट्रॉफिक लेवल्स पर फंक्शन करते हैं? जब हम सब्जियां खाते हैं तो हम प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जब हम चिकन खाते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जब हम ऐसी मछली खाते हैं जो छोटी मछली खाती है, तब सोचिएगा इस बारे में।